Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. क्लास है ये सेकंड, साइकोलॉजी प्लस ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़। साइंस मत बोल देना, इसे स्टडीज़ बोलते हैं। प्लस मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन इसमें हम कवर करते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे क्लियर। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत सारे, जहाँ से मैंने उठाया था ना वहाँ पे भी उसी किताब में भी गलत था, गर्भकाल वो उसमें दे रखा था जन्म से, जबकि इसका आंसर क्या होगा, गर्भकाल से। हम कहाँ से अध्ययन करते हैं, गर्भकाल से अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ए। अवस्था कितनी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन तीन को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है और इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। अब एक चीज़ याद करना कि ये रखा है जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत का मतलब पता है क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। ये जो विकास लिख रहा है ना, विकास जीवन पर्यंत चलता है। और एक और चीज़ मिलेगी वृद्धि, ये कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। आप 18 या 20 साल के बाद नहीं, लंबाई नहीं बढ़ती ना, तो उसे कहते हैं वृद्धि का रुक जाना। विकास जीवन पर्यंत चलता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक सत्य है। देखो, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये सही है। विद्यालय आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। कितनी सारी बातें तो सीखते हैं घर पे बच्चों को सिखाया जाता है ना इतना सब। अगर कुछ नहीं सिखाओगे ना तो भी समाज से बहुत कुछ सीखता है बच्चा। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है ये सब ना टीचर मार लगाते हैं ना, इसीलिए टीचरों को लगता है कष्ट होता है। अगर किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया जाए ना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। पढ़ने से अच्छा ना कोई भी काम नहीं हो सकता दुनिया में। सबसे आसान काम है पढ़ना। और ये हमें जब पता पड़ता है, जब नौकरी ना मिले ना, प्राइवेट नौकरी करो, तब पता पड़ता है कि थोड़ा और पढ़ लिए होते। बच्चे यथावत सीखते हैं जैसे उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ना अपना खुद का ज्ञान बनाते हैं, खुद से ना खोज के सीखते हैं। आप खुद देखना कि जो क्वेश्चन ना टीचर ने लिखाया हो और जो क्वेश्चन आपने खुद से किया हो मैथ का, जो आप खुद से करोगे ना वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं का प्रयास करना चाहिए। किससे करना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध रखता है, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। इन्होंने किस पे काम किया था बताओ, इन्होंने काम किया था बहुकारक सिद्धांत पे। बहुकारक, इन्होंने कहा था बुद्धि ना बहुत छोटे छोटे बहुकारक या बहुखंड, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, ठीक है। 3 इन्होंने दिए थे मुख्य नियम। 3 क्या थे, मेन नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आप ना हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा हम जो सीखते हैं ना वो तत्परता के नियम से सीखते हैं। अगर तुम तत्पर नहीं होगे ना तो एक दिन इस वीडियो को देखोगे, अगले दिन नहीं देखोगे। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना आगे जाके, सीधे क्वेश्चन ऐसे ही निकालना सीख जाओगे। मैंने अभी ऊपर ही समझाया था, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रत्येक बच्चे ना विशिष्ट होते हैं। अब आपको ऑप्शन में देगा लड़कियां होशियार होती हैं, लड़के होशियार होते हैं, लड़कियां बुद्धू होती हैं, या कभी भी एक पक्ष को अगर वो बात करे, जैसे लड़कियों की बात कर रहा है, लड़कों की बात कर रहा है, वो आंसर हमेशा गलत होगा। ये कहे कि बच्चे मूर्ख होते हैं, गलत होगा। बच्चे सीखने में कमज़ोर होते हैं, गलत होगा। बच्चे मैथ नहीं सीख सकते, ये आता है बहुत जगह, गलत होगा। बच्चों को जितना पढ़ाया जाएगा उतना सीखते हैं, गलत होगा। प्रत्येक बच्चा क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। और आजकल जो पढ़ाई होती है ना वो व्यक्तिगत भिन्नताओं का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं उसमें। मेरा ना खुद एनटीपीसी का पेपर है, मगर मैं इतना अच्छा मेरे को ये लगता है साइकोलॉजी वगैरह, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ना रेस्पेक्ट करना इस चीज़ की, और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करना। ये मैं आप लोगों से ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या है ये, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर कर देना। अभी मत करना, जब ख़त्म हो जाए तब कर देना, अभी पढ़ो। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए। देखो, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बाल मनोविज्ञान में हमें क्या सिखाया जाता है कि बच्चा अगर अभी ऊधम कर रहा है तो क्या दिक्कत है। बच्चे की राइटिंग बेकार है तो उसे कौन सी बीमारी है, या उल्टा सीधा लिख रहा है तो डिस्ग्राफिया की बीमारी है। पढ़ने की अक्षमता है, पढ़ नहीं पा रहा है तो डिसलेक्सिया की बीमारी है। अगर मैथ में उसे नहीं हो पा रहा है तो उसे क्या है, डिस्कैलकुलिया की बीमारी है। पहले चेक कर लो ये चीज़ें। 6 का 9 दिखता है ना, ये डिसलेक्सिया होता है। या ऐसे देखो, जो बी को बी नहीं समझ पाते बहुत सारे लोग,
तो ये सब ना, ये डिसलेक्सिया के जो पढ़ने से संबंधित है वो डिसलेक्सिया। आंसर क्या हो जाएगा? यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी आपको पेपर में आ जाए ना, नंबर बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाना है, तो नंबरों के लिए कभी नहीं पढ़ाते। कभी आ जाएगा श्रेणीकरण करते हैं बच्चों, कभी भी बच्चों को श्रेणीकरण नहीं करते, सारे बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को हमेशा ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान में केंद्र किसका होगा? जब बाल मनोविज्ञान है तो बालक का होगा ना। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। देख रहे हो, कई जगह रिपीट हुआ है, ऊपर वो आया था अलग पेपर में, ये अलग पेपर में। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है? देखो ये ना गर्भ काल से लेके और आपका किशोरावस्था तक चलता है। केवल शैशवावस्था का गलत, केवल गर्भावस्था का गलत। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन क्या है? बाल मनोविज्ञान। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, विकास कब शुरू होता है? विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। अब प्रसव क्या होता है? प्रसव होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उस स्टेज को कहते हैं प्रसव। और आपने सुना होगा प्रसव पीड़ा, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है ना, तब जो स्त्री को जो पीड़ा होती है उसे प्रसव पीड़ा कहते हैं। तो हमारा विकास ना माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा कहते हैं कि गर्भ से लेके कब्र तक, गर्भ से लेके कब्र तक चलता है विकास। विकास चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता, लाइफ की हर स्टेज पे। मकतब का अर्थ क्या होता है? देखो यूपी में एक सहायक भर्ती हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था मकतब। मकतब होता है प्राथमिक शिक्षा, एक होता है मदरसा। मदरसा होता है अपर शिक्षा के लिए। देखो इसमें दे भी रखा, मकतब में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है और मदरसों में क्या होता है? इसमें उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। मदरसों में क्या? और ये क्वेश्चन ना कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि मदरसे में कहाँ प्राइमरी दी जाती है, उच्च शिक्षा, तो मदरसे में उच्च शिक्षा आएगी, मकतब में प्राथमिक शिक्षा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहते हैं? या ऐसे भी लिख के आता है मैग्ना कार्टा कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट तक याद रख लो, 1854 में आया था। बोर्ड का घोषणा पत्र कहते हैं। और एक चीज़ देखो, इसमें ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव को शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और सुधारों का विचार किया गया। तो ये आ सकता है कि बोर्ड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? तो 100 थे। और 19 जुलाई 1854 को आया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कब आया था। अब देखो कुछ क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। बुढ़ापे में भी ना, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया में केंद्र बिंदु किसका होता है? बच्चे का होता है। और देखो शिक्षा वह जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा क्या है? जो मुक्ति दिलाए। सब विद्या या विमुक्ति, बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड है, ये लिख लेना। अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखा ना, पेपर में आ जाएगा, पछताओगे कि सर ने बताया था। शंकराचार्य ने कहा है, और शंकराचार्य ने क्या करा था? मठों का निर्माण कराया था। ठीक है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना। देखो विवेक कब आता है? विवेक कहते हैं अंतर्मन में से जो आदमी सोच के डिसीजन लेता है ना, वो विवेक होता है। तो अंतर्निहित विवेक कहाँ होता है? मन के अंतर में होता है। तो इस तरीके से याद करना, मैंने ऐसे किया। शिक्षा का अर्थ उस सर्वमान्य विचार को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। तो ये किसने कहा? सुकरात ने। ये बहुत ज़्यादा नहीं आया, तो इसे नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो साइकोलॉजी है वो किससे विकसित हुआ है? बताओ। वो जो हुआ है हमारा, वो किया है अरस्तु जी ने, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र से विकसित हुआ है। किससे? दर्शन शास्त्र से। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निर्माण करता है, ये अरस्तु ने कहा है। ये कम से कम 15 से 20 बार पूछी गई होगी। ऐसा कोई एग्जाम नहीं इंडिया का जिसमें नहीं पूछी गई हुई। एजुकेशन E+U का संयोग क्या होता है? ई का अर्थ होता है भीतर से बाहर, भीतर से बाहर की ओर निकालना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। ऑप्शन दे देगा 4, उसमें एक में डाल देगा आत्मा, आंसर लगाया ना आत्मा। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? आत्मा का ज्ञान। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? अपने 4 वेद हैं, और अगर वेद पुराणों में कोई बात लिखी हुई ना, उसके व्याप पे क्वेश्चन यूँ ही बना देता है। अमर होना है ना, यजुर्वेद, ऐसे याद करो। अमर होने के लिए ना पहले यज्ञ करते थे, तो इस तरीके यज्ञ याद रख लोगे तो या से यज याद हो जाएगा, कर आओगे वहाँ। ठीक है, शिक्षा कैसा विज्ञान? नियामक।
इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो ये क्या है, आपके मैथ के पेडागोजी क्वेश्चन है, ठीक है। श्रीमती कुमारी का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, दूसरा बच्चा 12 महीने में का है और अभी भी नहीं चल रहा है। मतलब एक बच्चा था वो 10 महीने में चल रहा है, मतलब चलना स्टार्ट कर दिया उसने पैरों पर खड़े होकर। एक बच्चे ने 12 महीने में भी स्टार्ट नहीं किया, तो वो दुखी या चिंतित नहीं है। ऐसा क्यों है कि वो दुखी नहीं? क्योंकि वो जानती हैं कि वो चलने के विकास के लिए अभी भी समय सामान्य समयबद्ध के अंदर है। देखो बच्चा ना 12 महीने में, 12 से 14 महीने में चलना स्टार्ट करता है, तो अभी तो 12 का है ना, 14 तक पहुँचते कर देगा, तो अभी तो वो समय है, तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। बहुत सारे माँ बाप फालतू चिंता करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आता है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? साइकोलॉजी में आता है, सोच रहे हो विज्ञान का क्वेश्चन है कि बच्चे के ना अस्थायी दांत होते हैं 20। निम्न में से कौन सी किसको मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि क्या है? आपकी मुख्य ग्रंथि है। बाल्यकाल कब से कब तक होता है? एक चीज़ याद रखना, ये 12 याद रख लेना, ठीक है। तो ये होता है 6 से 12। अब देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, बाल्यकाल को भी ना हम 2 तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। अगर इसमें पूर्व और उत्तर पूछता है ना, तो पूर्व होता है 2 से लेकर 6 तक, उत्तर होता है 6 से 12 तक। तो इस चीज़ को भी याद करेंगे, इस फैक्ट को। ऐसे भी पूछ लेगा, क्योंकि पेपर में गलत कर दोगे अगर ऐसा पूछ लिया उसने, ठीक है। देखो यहाँ पे दे रखा है ना, शैशवावस्था क्या होती है? जन्म से। बहुत सारे लोग कह देते हैं 0 से 6 वर्ष, तो 0 कुछ नहीं होता। 9 महीने बच्चा पेट में रह चुका है, 0 कुछ नहीं है, ठीक है। बाल्यावस्था क्या होती है? 6 से 12। किशोरा 12 से 18। पूर्णावस्था 18 से 50। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि प्रौढ़ शिक्षा कितने एज से कितने तक होती है? 15 से लेकर 35 ईयर तक की जो शिक्षा दी जाती है ना, उसे प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट, सहसंबंध के 2 चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता। देखो याद कैसे करोगे, ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छी लगे तो शेयर कर देना जब वीडियो खत्म हो। देखो संयुक्त, जब अगर किसी चीज़ को संयुक्त, जैसे ये है एक ये है, अगर मैंने इसे संयुक्त कर दिया, संयुक्त करने से क्या हुई? इसकी लेंथ बढ़ गई ना, लेंथ बढ़ी नहीं बढ़ी? जब किसी 2 रोप को अगर तुम संयुक्त कर दोगे तो संबंध क्या निकलेगा? उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, रोप की लेंथ बढ़ जाएगी। संयुक्त करने से क्या होगा? लेंथ बढ़ जाएगी रोप की। ऐसे याद करो, कभी नहीं भूलोगे। गणित की प्रकृति कैसी? तार्किक है। क्या है? तार्किक, ठीक है। तर्क करते हैं ना, तर्क शक्ति को बढ़ाता है। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि मैथ क्या है? दिमाग की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सभ्यता का दर्पण है। देखो एक चीज याद रखना, गरीब हो अमीर हो, याद रख लेना जो बता रहा हूं, एक दर्पण, कैसा? वन दर्पण सबके यहाँ मिलेगा, ऐसे याद रखना। हर किसी के यहाँ क्या है? वन दर्पण है, तो हाग वन। मैंने केवल इतना याद किया, जहाँ मुझे दर्पण दिखता है ना, मैं वहाँ वन ढूंढ लेता हूँ और लगा देता हूँ होग वन, ठीक है। नेक्स्ट, और किसने कहा था कि जो ज्यामिति, कल मैंने बताया था ना, ज्यामिति नहीं सीख सकते वो मेरे स्कूल में ना, ये किसने कहा था? प्लेटो ने। आधा जा और पा, इस तरीके से याद कराया था ना, तो याद रखना, प्लेटो ने ज्यामिति के बारे में कहा था कि स्कूल में ना आए मेरे में जो नहीं आते जानते ज्यामिति। पाठ्यक्रम क्या है? तो जो कभी भी पाठ्यक्रम किसी भी स्कूल में पढ़ लो, स्कूल नहीं तुम कॉलेज की बात करो, कॉलेज में पढ़ लो, बीएससी कर लो, बीए कर लो, कुछ भी कर लो, कभी भी पाठ्यक्रम पूरा हो ही नहीं पाता। टीचर हमेशा लेट कर देता है पाठ्यक्रम करने में, और आखिरी टाइम पे क्या होता है? जल्दी जल्दी वो इंपॉर्टेंट पे निशान लगवा देता है। तो क्या होता है? पाठ्यक्रम क्या हो जाता है? लेट होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है? लेट हो जाता है। तो ये हो गया लैटिन। अब ये जो फ्रेंच लिख रहा है ना, ये चीज़ याद रखना, जो आपका ईवीएस है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करने का पड़ेगा? फास्ट काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फास्ट। एफ से फ्रेंच, एफ से फास्ट, याद रखना। अब ये याद रख लेना, पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। पाठ्यक्रम किसका है? लैटिन, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में क्या हो जाता है? लेट हो जाता है टीचर कंप्लीट कराने में। और ये भी बहुत पूछा गया है कि पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। लोग सोच नहीं सकते, अगर ये सीधे सीधे आ गए ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छी लग रही हो ना ट्रिक तो बता देना कमेंट बॉक्स में। गणित को समझने की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तार्किक होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें से हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? देखो एक चीज़ बताऊँ, 12 का क्यू क्या होता है? 1728। 1 का क्यू क्या होता है? 1। तो दोनों को मिला के क्या बनता है? 1729।
ठीक है, तो क्या है ये। और एक और संख्या है 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये भी क्या बनाती है 1729, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है 729 और 10 का क्यूब क्या होगा 1000। ठीक है, तो ये ही एक ऐसी संख्या है जो दो अलग अलग इस तरीके से संख्याओं से बन के क्यू के फॉर्मेट में भी निकल आती है। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ बता दूं, पाई डे कब मनाया जाता है, 14 तारीख को मनाया जाता है पाई डे। अब ये बताओगे आप लोग कि फरवरी जनवरी मार्च कब आता है, आप लोगों का ये काम है तो बताना, पेपर में आ सकता है पाई डे कब मनाया जाता है। और मैथ डे भी लिखोगे कमेंट बॉक्स में। अगर सीरियस हो पढ़ने तो पढ़ना, नहीं तो टाइम पास मारने के लिए ना कुछ भी हो सकता है, पेपर ना पोस्टपोन हो गया आप लोगों का। मगर ये चीज़ याद रखना कि सब लोग आज पढ़ाई छोड़ देंगे, और जो आज पढ़ाई छोड़ देगा और जो इस समय भी पढ़ाई करेगा ना, नौकरी उसी की लगनी है। भारतीय गणितज्ञ कौन नहीं है, महावीर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, बौद्ध हैं, सारंगदेव, ये गणितज्ञ नहीं है। सा से सारंग और सा से संगीत, ये संगीतज्ञ हैं। कौन है, संगीतज्ञ हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अमूर्त चिंतन करना चाहिए, तर्क संगत विवेचना समस्या बनाने के लिए सूत्रबद्ध। अब आप पहुँचोगे सर आपने तो कहा था सूत्र आ जाए तो उसे काट दें, मगर यहाँ सूत्र याद नहीं करना है, सूत्र वो अपने दिमाग से बना रहा है, अमूर्त चिंतन करना है। ये चीज़ याद रखना, गणित में क्या करते हैं, कई भी गणित के साथ अमूर्त चिंतन की बात कहे हमेशा सही होगा। और साथ में ये तो क्या कह रहा है, तर्क, गणित तर्क ही तो है, तो दोनों चीज़ें, तो क्या होगा ये हल को याद करने, हल थोड़ा याद करो, सूत्र याद करने गलत, गणना में प्रवीण गलत। देखो, जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो, अपने आप ही सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। किसी को रिया चक्रवर्ती का नाम, आज कुछ टाइम से पहले ना रिया चक्रवर्ती का नाम किसी ने नहीं सुना था, मगर जब बार बार दिमाग के सामने रिपीट हो रहा है ना, तो हर किसी को पता पड़ गया ये रिया चक्रवर्ती। ऐसे ही है, अधिक से अधिक ना गतिविधियों का प्रयोग करो, गतिविधि कराओ। अधिक गणित जानने की अपेक्षा गणित कैसा होता है, गणितीकरण कैसे किया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कैसे याद की है ये परिभाषा, अधिक क्या होता है, अधिक उपयोगी क्या होता है, अधिक किस चीज़ की जरूरत होती है, व्हीलर। मैंने ऐसे याद किया है, जो व्हील होते हैं ना, देखो चाहे कार चला लो, बस चला लो, कार बस स्कूटर मोटरसाइकिल, सब में क्या होते हैं यूज, व्हील। क्या होते हैं, व्हील। तो व्हील का सबसे ज़्यादा यूज होता है। देखो इसका मतलब ये है कि गणित तुम बहुत ज़्यादा करो, उससे बढ़िया पता है क्या है, गणितीकरण हो कैसे रहा है, वो चीज़ हो कैसे रही, उसे सीख जाओ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपका ईबीएस। कल हमने पता है यहाँ तक करा दिया था कि आपका ग्रीन मुफलर क्या है। ग्रीन मुफलर होता है आपका क्या, ध्वनि प्रदूषण। और सीता अशोक का मैंने पेड़ बताया था जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, ये सूर्य। जितनी भी आपको ऊर्जा मिले, एक चीज़ याद रखना, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती, ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। तो जितनी भी, देखो ये है सूर्य, ये है पेड़, तो ये पेड़ों को किससे ऊर्जा मिल रही है, ये मिल रही है सूर्य से। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या, अगर सूर्य खत्म हो जाए ना, या सूर्य की भी एक एज है ना 5 लाख करोड़ वर्ष, जब खत्म हो जाएगा तो ऊर्जा नहीं बचेगी, और जो ऊर्जा नहीं होगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ याद रखना, शुक्र क्या है, अभी जो सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या कितनी है, 82। इससे पहले कौन था, बृहस्पति था। अभी ये 3-4 महीने पहले सबसे आगे कौन निकल गया, शुक्र निकल गया इसमें। ठीक है, और छल्ले भी किसमें, सॉरी शनि था, जो मैंने ये बताना था ना आपको, शनि था। शनि के उपग्रह कितने, 82। ठीक है, शुक्र के नहीं है, ये थोड़ा सा दिमाग से निकाल देना, शनि था ये, मैं इसे शनि समझ गया। ठीक है, तो शनि के उपग्रह कितने, 82, याद रखना। ठीक है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह, देखो शनि, देखो बुध लड़के का नाम नहीं है, वरुण हो सकता है, मगर शनि जो है ना टाई पहनता है। शनि क्या पहनता है, टाई, याद रखना, इस तरीके से याद रख लेना, शनि पहनता है टाई। ठीक है, और एक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, छोड़ो उन्हें अभी छोड़ो, मंगल ग्रह के हैं वैसे। बायोडीजल की जो फसल होती है ना, ये जेट्रोफा से तैयार की जाती है, और इसको और क्या कहते हैं, रतन जोत। ठीक है, और एक चीज़ याद रख लेना कि 25% इनके बीजों से तेल निकाला जा सकता है। ठीक है, देखो कपास की मिट्टी जो होती है ना, कपास किस में होता है, एक काली मिट्टी में होता है,
और काली मिट्टी को और क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986। और 2-3 और बताऊंगा, याद रख लेना। 1980 ये आया था वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, एक आया था 1981, ये आया था वायु संरक्षण अधिनियम। ठीक है, एक आया था 1974, ये था वाटर पानी संरक्षण अधिनियम। एक लिख लेना 1972, ये तो इसे तो लिख ही लेना, ये वाला जो 1972 वाला, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या था, 1972। और 2 याद रख लो कम से कम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये 2 तो याद रखो ही। और एक और याद रख लो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 1973 ये क्या था, ये था आपका बाघ संरक्षण अधिनियम के लिए 1973। 1973 से ही आपके बाघ को क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय क्या बना दिया गया, आप बताना, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? ये कारण है आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, क्योंकि ये क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये क्या करती है कि जितनी भी आपकी सूर्य से किरणें आ रही हैं, ये आ रही हैं, ये आ रही हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से मानो ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ये वापस जाती है ना तो बहुत सारी इसे रोक लेती हैं, तो गर्म हो जाती है धरती, तो इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कितनी गैसें हैं ऐसी, 6 गैसें हैं। ग्रीन हाउस गैस के बारे में कौन सा प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो कब आया था, 1997 में आया था। कहाँ आया था, जापान में आया था। सारे क्वेश्चन पूछे गए ये, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें से कहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? जहाँ पे होगी वर्षा, जहाँ होगी वर्षा ज़्यादा तो वहाँ होगी विविधता ज़्यादा, जहाँ होगी वर्षा वहाँ होगी विविधता। सदाबहार जहाँ वन होंगे वहाँ विविधता ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से लावा द्वारा किस मिट्टी का होता है? लावा से कौन सी मिट्टी बनती है, काली मिट्टी। कौन सी होती है, काली मिट्टी। अब ये लो आप बताओगे काली मिट्टी का मैंने ऊपर नाम क्या बताया था, ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, रेगुर। अब ये बता देना रेगुर मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है, ऊपर बताया मैंने, प्लीज़ बता देना ना। वायुमंडली कौन सी परत में पराबैंगनी की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ये समताप मंडल, क्योंकि यहाँ क्या पाया जाता है, ओजोन। क्या पाया जाता है, ओजोन। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर। पिछली बार की थीम थी 32 ईयर एंड हीलिंग। अब एक चीज़ और याद रखना कि सबसे ज़्यादा ओजोन परत का ह्रास कहाँ हुआ है, ये हुआ है दक्षिण साइड में हुआ है, अंटार्कटिका साइड में। ठीक है, और क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है ये कौन से मंडल में पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, इतने क्वेश्चन इससे याद रख लेना। और ये पूछा जा सकता है कि इसे किस में नापते, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ओजोन नापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान किससे रिलेटेड है? ये जल की गुणवत्ता से रिलेटेड। कब आया था, ये 1985 में आया था। उस समय किसकी सरकार थी, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गंगा एक्शन प्लान को कौन लेके आया था, राजीव गांधी लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक है? ये होता है नीम। कहते हैं ना, जैसे छोटी मात्रा निकल आती है, नीम लगा लो। कोई फोड़ा फुंसी हो गया, क्या करो, नीम की छाल लगा लो। क्या लगा लो, छाल लगा लो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। साइकोलॉजी करा दिया, मैथ पेडागोजी करा दिया, ईवीएस करा दिया। आप लोग आज बता देना कि अगर आप लोग कंटिन्यू चाहते हो इस क्लास को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको पसंद आ रही हो क्लास तो, क्योंकि अगर पसंद आ रही हो तो मैं कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो बाकी आपकी मर्ज़ी, जैसा आप लोग चाहते हो। कुछ चेंज चाहते हो तो चेंज बता देना। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग करेंगे इसे शेयर और लाइक कर देना प्लीज़। आपसे विदा लेता हूँ, अपना और अपनों का ध्यान रखना, खूब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, मेहनत करना। जय हिंद, जय भारत।